तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी है इस बात की कि कैसे पिछले कुछ दशकों में सरकारी सेवा का पूरा विचार ही बदल गया। और इस कहानी का नाम है मिनो ब्रुक। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। सरकार का असल मकसद क्या है? क्या उसका काम सिर्फ चीज़ों को कुशलता से चलाना है या फिर कुछ और भी है, कुछ इससे भी बड़ा? यही वो सवाल था जिसने लोक प्रशासन की पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो ये जो दो तरीके हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था पुराना, नियमों में जकड़ा हुआ कठोर प्रशासन, और दूसरी तरफ थे एकदम नए, क्रांतिकारी विचार जो उसे सीधी चुनौती दे रहे थे। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, कोई भी इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी विचार वो यूं ही पैदा नहीं होता। उसके लिए गहरे संकट का माहौल चाहिए होता है। जरा 1960 के दशक के अमेरिका की तस्वीर सोचिए। एक तरफ वियतनाम युद्ध गहराता जा रहा था, दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों के लिए जबरदस्त आंदोलन हो रहे थे, और इसी बीच रॉबर्ट एफ कैनेडी जैसे बड़े नेताओं की हत्या ने लोगों के भरोसे को हिलाकर रख दिया। माहौल में एक बेचैनी थी, और तभी 1967 में आई हनी रिपोर्ट, जिसने साफ कह दिया कि लोक प्रशासन की पढ़ाई और ट्रेनिंग के तरीके पूरी तरह से पुराने हो चुके हैं। इन सब चीज़ों ने मिलकर एक ऐसी भावना पैदा की कि सरकार का मौजूदा ढांचा जनता की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम हो रहा है। और इसी माहौल को ड्वाइट वॉल्डो ने अपने शब्दों में क्या खूब कहा है। उन्होंने साफ साफ महसूस किया कि लोक प्रशासन न तो समाज की समस्याओं को समझ पा रहा है और ना ही उनका कोई हल निकाल पा रहा है। और जानते हैं इसी निराशा के माहौल से क्या पैदा हुआ? एक बौद्धिक विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह जिसकी शुरुआत हुई 1968 के पहले मिनो ब्रुक सम्मेलन से। सोचिए जरा, सिर्फ 34 युवा विद्वान, लेकिन उनके इरादे वो आसमान छूने वाले थे। वो सिर्फ नियमों या प्रक्रियाओं में सुधार की बात नहीं कर रहे थे। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, लोक प्रशासन को एक नया मकसद देना, एक नई आत्मा देना। तो सवाल ये है कि इन लोगों ने पेश क्या किया? उन्होंने नए लोक प्रशासन के लिए 5 बड़े स्तंभ रखे। पहला, मूल्य, मतलब सरकार सिर्फ नियमों का पालन नहीं करेगी बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों को आगे बढ़ाएगी। दूसरा, परिवर्तन, यानी प्रशासन का काम सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि समाज में अच्छे बदलाव लाना भी है। तीसरा, प्रासंगिकता, किताबी बातों से निकलकर जमीनी हकीकत और असली सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना। चौथा, और बहुत जरूरी, सामाजिक समता, यानी ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों तक भी पहुंचे। और पांचवा, सहभागिता। ये हर एक विचार उस वक्त के कठोर प्रशासनिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या करना है, ये भी बता रहे थे कि क्या नहीं करना है। इन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि प्रशासन कोई मूल्य मुक्त विज्ञान है। इन्होंने कहा कि सिर्फ सिद्धांतों से लोगों की असल समस्याएं हल नहीं हो सकती, और सबसे बढ़कर उस वक्त की कठोर नौकरशाही को चुनौती देना बहुत जरूरी है। अब कहानी अगले पड़ाव पर आती है, जहां 1968 के ये बड़े बड़े क्रांतिकारी आदर्श बदलती दुनिया की जमीनी हकीकतों से टकराते हैं। कहते हैं ना, कहना आसान है, करना मुश्किल। पहले मिनो ब्रुक आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही थी, जैसा रॉबर्ट गुलेम्बिस्की ने कहा, कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी और क्रांतिकारी थीं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस व्यवहारिक तरीके नहीं थे। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा तब लगता है जब हम 20 साल बाद 1988 में हुए दूसरे मिनो ब्रुक सम्मेलन को देखते हैं। माहौल बिल्कुल पलट चुका था। जहां 1968 में विद्रोह और आदर्शवाद था, वहीं 1988 में व्यवहारिकता और मैनेजमेंट पर जोर था। और इसी नए व्यवहारिक माहौल से एक नया आइडिया निकला, नवीन लोक प्रबंधन या एनपीएम। देखिए, अगर 1968 का आंदोलन प्रशासन को एक दिल या आत्मा देना चाहता था, तो 1988 का ये नया आइडिया उसे एक दिमाग और एक बैलेंस शीट देना चाहता था। इसका सीधा सा मतलब था, सरकार को एक बिजनेस की तरह चलाओ, कुशलता बढ़ाओ, खर्चा कम करो और नागरिकों को ग्राहक की तरह देखो। थैचर और रीगन के सुधारों ने इस विचार को और भी हवा दी। चलिए आप कहानी में और 20 साल आगे बढ़ते हैं, साल 2008 में। अब हम तीसरे सम्मेलन पर आ गए हैं, जो एक ऐसी दुनिया में हो रहा था जो वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी तरह बदल चुकी थी। सोचिए जरा, 2008 की दुनिया कैसी थी? 9/11 के हमले हो चुके थे, दुनिया 2008 के भयानक वित्तीय संकट से जूझ रही थी, इंटरनेट का जाल फैल चुका था और जलवायु परिवर्तन एक बड़ी हकीकत बन चुका था। इन सब ने साफ कर दिया था कि 21वीं सदी की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं और उनसे निपटने के तरीके भी अलग होने चाहिए।
और इसी बदली हुई जटिल दुनिया में मिनोब्रुक 3 ने लोक प्रशासन को एक नई और शायद ज्यादा गहरी परिभाषा दी। अब यह सिर्फ सरकार की एक मशीन नहीं, बल्कि समाज के साथ मिलकर काम करने वाली एक प्रक्रिया थी, जिसका लक्ष्य था सभी का विकास। तो तीसरे सम्मेलन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? एक तरह से देखें तो ये एक महान संश्लेषण था। इसने 1968 के क्यों को यानी सामाजिक मूल्यों को 1988 के कैसे के साथ यानी मैनेजमेंट के तरीकों के साथ जोड़ दिया। इसने लोक सेवा के लिए एक ज्यादा मुकम्मल नजरिया पेश किया। ठीक है, ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन सवाल ये है कि इस 40 साल की लंबी वैचारिक यात्रा का आज हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अरे इसका असर तो हम हर रोज देखते हैं। जब हम किसी सरकारी दफ्तर में लगे सिटीजन चार्टर को देखते हैं, या सूचना का अधिकार आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब सरकारें नीतियों में आम लोगों की राय शामिल करती हैं। ये सब क्या है? ये सब असल में मिनोब्रुक के उन्हीं आदर्शों का जमीनी रूप है। ये विचार अब सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी रोजमर्रा की सरकारी नीतियों का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि सरकार का जो आइडिया है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो वक्त और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है और विकसित होता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, गलत सूचना का दौर है, नई नई वैश्विक चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकारी सेवा का, लोक प्रशासन का अगला बड़ा विचार क्या होगा? उसका स्वरूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।